1890s के दौरान एक फिजियोलॉजिस्ट डॉग्स के डाइजेशन को स्टडी कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि जब डॉग्स को हम खाना देते हैं तो उनके माउथ में सलाइवा कब फॉर्म होता है। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि इससे पहले कि डॉग्स मील को देखते हैं उनके मुंह में ऑलरेडी सलाइवा फॉर्म हो चुका था, बस अपने ओनर के फुटस्टेप्स को सुन के। इसका आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि जब भी वो डॉग को खाना ऑफर करते थे वो एक मेट्रोनोम पे क्लिक करते थे। समय के साथ साथ डॉग्स अपने खाने को असिस्टेंट्स के फुटस्टेप से नहीं बल्कि मेट्रोनोम के टिकिंग से एसोसिएट करने लग गए, व्हिच आल्सो बिगेन देयर सैलिवेशन। यानी ये डॉग्स कंडीशन हो गए थे to associate food with the sound of the metronome. This physiologist was none other than Ivan Pavlov, who despite not being in the field of psychology, contributed to an entire different branch of behavioral psychology. अब इसी एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर 1920 में एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक 9 महीने के बच्चे पे करने का डिसीजन लिया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि आज तक का वन ऑफ द मोस्ट क्रूएल एंड वन ऑफ द मोस्ट अनएथिकल एक्सपेरिमेंट माना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट एंड आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं। आइवन पावलोव के डॉग एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल 10 साल पहले यानी 1878 में जॉन बी वॉटसन का जन्म हुआ। उनके पूरे चाइल्डहुड में उनके मदर ने उनको रिलीजियस बनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनका नाम जॉन एक वेल नोन बैप्टिस्ट सेंट जॉन से इंस्पायर होकर रखा गया था सो ही कैन ग्रो अप एंड प्रीच द गॉस्पेल। 13 साल के जॉन को उनके अल्कोहलिक पिता ने भी छोड़ दिया था। ही वाज लेफ्ट टू बी हैमर्ड विद एक्सट्रीमली रिलीजियस आइडियोलॉजीज विद हिज मदर, जिसके वजह से उनको रिलीजन की तरफ एक ग्रज पैदा होना शुरू हो गया। आगे जाकर द फैमिली मूव टू ग्रीनविल इन साउथ कैरोलिना और ये वॉटसन की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गांव से शहर का ये ट्रांजिशन और नए तरह के लोगों को मिलना इज व्हाट ड्रोव हिम टुवर्ड्स साइकोलॉजी। 1903 में अपनी पीएचडी कंप्लीट करके उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक रिसर्च प्रोफेसर का जॉब हासिल कर लिया और 6 साल बाद 1908 में वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी आ पहुंचे। 1913 में उन्होंने बिहेवियरिज्म पे एक पेपर रिलीज किया जिसको इनिशियली साइकोलॉजी कम्युनिटी ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। 1915 में वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मेंबर बन गए एंड देन ही कंटिन्यूड टू अंडरस्टैंड एंड रिलीज मोर पेपर्स ऑन बिहेवियरिज्म। इतना ही नहीं पर उन्होंने ये भी स्टेट किया कि साइकोलॉजी माइंड के अराउंड नहीं पर बिहेवियर के अराउंड रिवॉल्व करती है। Thus, he rejected the study of consciousness as a part of psychology because he thought it was a hindrance in the world of psychology. बिहेवियरिज्म पर और फोकस करते हुए जॉन बी वॉटसन ने 1919 में एक और पेपर रिलीज किया था जिसका नाम था द स्कीमेटिक आउटलाइन ऑफ इमोशंस। इन दिस पेपर ही मेंशन्ड द 3 मोस्ट क्रिटिकल इमोशंस प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग एट बर्थ: फियर, लव एंड रेज। उनके हिसाब से इन्फेंट्स में नेचुरली 2 तरह के फियर्स इवोक होते हैं, एक वो जो अचानक आने वाले जोर के आवाज से और दूसरा लॉस ऑफ फिजिकल सपोर्ट से, व्हिच इज व्हाई ही डिसाइडेड टू स्टडी इन्फेंट्स एंड हाउ फियर वर्कड ऑन देम। इन टेस्ट सब्जेक्ट्स को कैट्स और डॉग्स जैसे एनिमल्स के सामने रखकर उनके रिएक्शन को स्टडी किया गया था, पर जब विंग्स फ्लैप करके आवाज करने वाले पिजन्स को उनके सामने लाया गया, फियर इवोक्ड इन देम। इतना ही नहीं पर अपने सब्जेक्ट्स में फियर इवोक करने के लिए वो उनके सब्जेक्ट्स को डार्क रूम्स में भी बंद कर देते थे, which does not sound like a good idea because most of his subjects were newborn babies. लेकिन 1920 से उनके एक्सपेरिमेंट्स एस्केलेट होने लग गए। उनको ये जानना था कि जैसे पावलोव ने उनके डॉग्स को कंडीशन किया, क्या वो भी उनके इन्फेंट्स को उनके नेचुरल स्टिमुलाई जैसे लाउड नॉइस और लॉस ऑफ सपोर्ट का इस्तेमाल करके उनको कोई भी चीज से डराने के लिए कंडीशन कर सकते थे। जॉन बी वॉटसन और उनके स्टूडेंट रोजली रेनर ने एक 9 महीने के बच्चे पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, which seems like a forceful insertion of a phobia in an infant who can't even give his consent to be used as a test subject. रिसर्च के लिए चूज किए गए बेबी का नाम एल्बर्ट था और एटलीस्ट ही वाज रेफर्ड टू बाय दैट नेम। स्टडी के दौरान उस बेबी को अनइमोशनल और हेल्दी ये डिस्क्राइब किया गया था। थ्रू दिस रिसर्च स्टडी जॉन वाज लुकिंग फॉर 3 आंसर्स। नंबर 1, can an infant be conditioned to fear an animal who appears simultaneously with a loud fear arousing sound? Number 2, would such fears transfer to other animals and inanimate objects? And number 3, how long will these fears persist? एक्चुअल स्टडी से पहले एल्बर्ट को बेसलाइन इमोशनल टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसमें उसे पहली बार एक व्हाइट रैट, रैबिट, डॉग, मंकी, मास्क,
कॉटन, बर्निंग न्यूज़पेपर और वुल जैसे कई एलिमेंट से स्टिमुलाई के तौर पर एक्सपोज किया गया था। ये सब 2 महीने तक चलता रहा और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एल्बर्ट वाज नॉट फियरफुल ऑफ द एक्सपोज स्टिमुलाई। लेकिन अब इस 11 महीने के बच्चे को असली और डरावने एक्सपेरिमेंट से गुजरना था। जिस रूम में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा था वहाँ बीचों बीच एक टेबल पर मैट्रेस बिछाया गया था और वही मैट्रेस पे एल्बर्ट को रखा गया था वेयर ही वाज मेड कंफर्टेबल। उसके सामने एक व्हाइट रैट रखा गया था। ही वाज अलाउड टू टच इट एंड प्ले विद इट। वो जैसे ही उसके साथ कंफर्टेबल होकर उसे टच करता, जॉन और रोजली एक मेटल बार पर हैमर स्ट्राइक करके लाउड और हार्श नॉइसेस क्रिएट करते थे। ये आवाज सुनकर एल्बर्ट नेचुरली रोना शुरू कर देता था, एज लाउड नॉइज वाज अनकंडीशनड और अ नेचुरल स्टिमुलाई व्हिच इवोक फियर अमंग बेबीज। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एल्बर्ट पर कई बार कंडक्ट किया और थोड़े समय बाद जैसे ही वो व्हाइट रैट एल्बर्ट के सामने रखते थे, ही वुड स्टार्ट क्राइंग इवन विदाउट अ सिंगल साउंड। जैसे पावलोव के केस ने डॉग्स को कंडीशन किया, इनके एक्सपेरिमेंट्स ने इन्फेंट्स को कंडीशन किया। इन दोनों केसेस में मेट्रोनोम की आवाज एंड व्हाइट रैबिट दोनों न्यूट्रल स्टिमुलाई है, जिनको देखकर और सुनकर टेस्ट सब्जेक्ट्स एक इमोशनली न्यूट्रल रिस्पॉन्स देते थे, which later turned into a conditional stimuli because of the experiments. जॉन और रोजली को उनके पहले सवाल का जवाब तो मिल गया था। अब समय था उनके दूसरे सवाल के जवाब का। Would such fear transfer to other animals and to other inanimate objects? ये चेक करने के लिए एल्बर्ट को फिर से उस कमरे में लाया गया था, लेकिन इस बार व्हाइट रैट के साथ साथ रैबिट, शॉर्ट हेड डॉग, सील स्किन कोट, पैकेज ऑफ व्हाइट कॉटन और बियर्डेड सांता क्लॉज मास्क भी प्रेजेंट किए गए थे। एंड गेस व्हाट, एल्बर्ट को जो फियर व्हाइट रैट को देखकर इवोक होता था, अब वही फियर व्हाइट रैट को रिजेंबल करने वाली बाकी चीजों से भी होने लग गया। जॉन और रोजली को उनके सवाल का जवाब मिल गया था। The fear could be generalized to other animals that looked and felt the same, widening the spectrum of conditioned stimuli. इस phenomenon को हम generalization कहते हैं। Albert was tested again to answer the third question, how long would these fears persist? ये टेस्ट बहुत सिंपल था, जहाँ एल्बर्ट को उन्हीं सारे स्टिमुलाई से वापस एक्सपोज किया गया था। In these tests, Albert showed fear when touching the Santa Claus mask, the sealskin coat, the rat, the rabbit and the dog. लेकिन एल्बर्ट ने रैबिट और कोट को छूने की कोशिश भी की, displaying the strife between withdrawal and the tendency to manipulate at the same time. जॉन और रोजली के इस एक्सपेरिमेंट के बाद एल्बर्ट की मदर ने उसे जॉन हॉपकिंस से निकाल दिया। She was a nurse at the same hospital, which raises a question as to whether she even knew these experiments were being carried out or was she being paid to let them borrow her baby for the same? इसका सच हमें आज तक नहीं पता चला, पर जॉन और रोजली के हाइपोथेसिस के तीनों सवालों का जवाब उन्हें मिल चुका था।